चलिए तो बैठिए 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 जल्दी। कल हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल 16 पर, और इस आर्टिकल 16 में हम लोगों ने देखा था कि पहला जो है वो क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट में क्या था? फर्स्ट पॉइंट में क्या था? हाँ, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा था कि राज्य के अधीन किसी पद पर लोक नियोजन कार्यों की नियुक्ति या नियोजन, अर्थात राज्य के अधीन किसी पद पर लोक नियोजन की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान में भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है। फिर 16(2) में क्या कहा गया? 16(2) में कहा गया कुछ टर्म जो आप लगातार सुनते चले आते हैं, ठीक है, उस टर्म के आधार पर किसी को ना तो अपात्र किया जा सकता है और ना ही किसी को, मतलब किसी के साथ भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा यहां पर क्या कह रहा था? तीसरा कह रहा था निवास के आधार पर। ये केवल मैं वो टर्म बता रहा हूं जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, बात को समझ पाएंगे कि किस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है। तो निवास के आधार पर क्या करना है? जो पिछड़ा क्षेत्र है इसके लिए राज्य विधि द्वारा विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा था? 16(4). इसमें मुख्य रूप से क्या कहा जा रहा है? 16(4) ये तो सबसे महत्वपूर्ण था। क्या कहा जा रहा है? नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरी के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या था? 16(5) आ गया था। 16(5) में क्या कहा जा रहा है? 16(5) में कहा जा रहा है कि यदि कोई धर्म की संस्था, यानी हम कहें यदि कोई धार्मिक संस्था, यदि कोई धार्मिक संस्था है, और ये क्या है? राज्य के अधीन है। यदि कोई धार्मिक संस्था है और राज्य के अधीन है, अगली बात क्या कही जा रही थी इसमें? तो ऐसे सरकारी पदों पर उसी धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति या नियोजन किया जाएगा। ठीक है। अब यहां पर क्या था? ये तो आपने देखा जो मूल संविधान था उसका प्रावधान था। फिर मैंने बताया था कि 16(6) भी है जिसको बाद में लाकर जोड़ा गया है, 16(4)(a) है और 16(4)(b) है। 16(4)(a), 16(4)(b, और ये भी क्या है? बाद में संविधान संशोधन द्वारा के जोड़ा गया। तो ये सब आगे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो 16 आर्टिकल क्लियर है। अब आपने यहीं पर देखा था हम लोग का कैसे आगे बढ़ा था। तो आपने देखा था कि चूंकि ये जो 16 क्लॉज 4 में नागरिकों के पिछड़े वर्ग की बात की जा रही है, नागरिकों के पिछड़े वर्ग की, जिनके लिए क्या करना है? विशेष प्रावधान करना है।
दूसरे शब्दों में कहें तो यहीं से क्या था, सरकारी नौकरी में आरक्षण का आधार निकल करके आया। तो हुआ क्या, आर्टिकल 340 था, और आर्टिकल 340 क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य, अब ये पिछड़ा वर्ग कौन है, अर्थात इसकी स्थिति व आधार, कि किस आधार पर हम किसी को पिछड़ा वर्ग घोषित कर रहे हैं, और प्लस उसकी स्थिति क्या है, इसके लिए क्या कर सकता है, इसके लिए संसद के प्रावधान द्वारा क्या कर सकता है, एक समिति या आयोग का गठन कर सकता है। ठीक है, अब इसी के आधार पर आपने देखा कि सबसे पहले क्या हुआ, 1953 में क्या हुआ, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, कालेलकर, और इसीलिए इसे क्या कह दिया गया था, इसे कालेलकर समिति कह दिया गया था। ठीक है, या आयोग कह दिया गया था। और आपने देखा इन्होंने आधार क्या बताया था, तो इन्होंने आधार बताया जाति, क्योंकि आपने देखा ना कि 340 के तहत आप किसी एक आयोग का गठन करिए और उसके तहत फिर निर्धारित करिए कि किसी को आप नागरिकों का जो पिछड़ा वर्ग कह रहे हैं या वंचित वर्ग कह रहे हैं उसका आधार क्या होगा, तो इन्होंने बताया आधार यहाँ पर क्या होगी, जाति होगी। और देखा आपने कि उस समय कौन थे, नेहरू जी थे। तो जब नेहरू जी थे तो नेहरू जी ने क्या किया था, नेहरू जी ने क्या किया था, इसको स्वीकारा नहीं था। क्यों नहीं स्वीकारा था, क्योंकि इनको लगा इससे जातीय केंद्रीकरण होगा। जातीय केंद्रीकरण का अर्थ क्या है कि सत्ता का अधिकार जो है किसी विशेष जाति को जाकर मिलेगा, तो अन्य जाति से रुष्ट भी हो जाएंगी। और उसमें मैंने बताया अम्ब्रेला पार्टी जैसा क्या था, जो कांग्रेस थी उसकी छवि थी। ठीक, तो फिलहाल ये नहीं लागू हो पाया। फिर आपने देखा कि 1700 यहां से पहुंच जा रहे हैं। फिर आपने देखा 1978 में क्या हो रहा है, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बन रही है। और इस गैर कांग्रेसी सरकार में आपने देखा कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो जनता दल एक बार सरकार में आती है, अब वो क्या कर रही है, फिर पुनः एक आयोग का गठन कर रही है। तो 78 में सरकार बनी है। 1979 में क्या हो रहा है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो गया। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो गया। और आपने देखा कि ये जो आयोग था वो किसकी अध्यक्षता में बना था, बीपी मंडल। और इसीलिए क्या है, इसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, और फिर आपने देखा कि इसने क्या किया, 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन जिस समय रिपोर्ट प्रस्तुत की उस समय क्या था, मोरारजी सरकार जो थी वो गिर चुकी थी। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, इंदिरा गांधी की सरकार थी। फिर आपने देखा उसके बाद क्या था, 1984 से 89 तक अब किसकी सरकार आ गई, राजीव गांधी की सरकार आ गई। लेकिन इसी में क्या थे, आपने देखा कि कौन था, वीपी सिंह। तो वीपी सिंह थे, और वीपी सिंह ने क्या किया, वीपी सिंह ने जो है बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, बोफोर्स घोटाले का आरोप लग गया। इसकी वजह से क्या हुआ, सरकार गिर गई। सरकार गिर गई तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 1990 में अब क्या हो रहा है, गठबंधन की सरकार बन रही है। पहली बात क्या हुआ, गठबंधन की सरकार बनी। और जब ये गठबंधन की सरकार बनी तो यहां पर अब रिजल्ट क्या निकला कि कौन बन रहा है, यही वीपी सिंह जो है, वीपी सिंह ये क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी उसके अनुसार फिर आरक्षण को लागू कर दिया। अब मंडल आयोग की रिपोर्ट क्या थी, तो मंडल आयोग की रिपोर्ट ये थी कि आधार जो है पिछड़ा वर्ग का वो जाति होना चाहिए। इस जाति में क्या है, 3743 जातियां ऐसी हैं जो पिछड़े वर्ग पर होनी चाहिए, और इनको 27% सरकारी नौकरी में क्या होना चाहिए, 27% इनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। और प्लस एक देखा आपने कि ये पूरे भारत की कुल जनसंख्या का क्या था, 52% था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, चूंकि ये गठबंधन की, हाँ अभी नर्सिंग आएंगे, अभी इसके बाद आएंगे ना, तब वो फिर दूसरा पूरा कॉन्सेप्ट वाला लेकर के आएंगे ना।
अब यहाँ पे क्या हुआ, चूंकि ये गठबंधन की सरकार थी, तो गठबंधन की सरकार थी तो क्या हुआ, सरकार ज्यादा दिन चली नहीं और गिर गई, जो आपने पढ़ा था, मतलब बीजेपी और राष्ट्रीय मोर्चा के गठबंधन से बना था। अब 1991 में क्या हो रहा है, तो 1991 में उसी समय चुनाव प्रचार में राजीव गांधी जी की मृत्यु हो जा रही है, और ऐसे में क्या हो रहा है, पुनः एक लहर के साथ क्या हो रहा है, कांग्रेस आ रही है, और अब कौन बन रहा है, पीवी नरसिंह राव बन गए। और मैंने बताया कि चूंकि अब यहां पर क्या था, ये आरक्षण को समाप्त तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग अब उसके मतलब अधीन आ चुका था, उसका लाभ प्राप्त कर रहा था। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, वही पिछड़ा वर्ग जो आप देख रहे थे कि अदर बैकवर्ड कास्ट कौन है, ये आर्टिकल 340 में बता दिया गया कि उसकी पहचान करने के लिए क्या करिए, आयोग का गठन करिए। तो वहीं से क्या है, अदर बैकवर्ड कास्ट का ये शब्द आना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, अब देखिए ये जो ओबीसी थे, तो इनके लिए क्या किए, एक पुअरर कॉन्सेप्ट लेके चले आए, पुअरर कॉन्सेप्ट लेके चले आए। इसका मतलब क्या है, इसमें भी जो ज्यादा गरीब होगा या ज्यादा पिछड़ा होगा, वंचित होगा, उसे ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, एक इकोनॉमिकल वीकर क्लास लेकर चले आए। इसका मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनकी बात करने लगे, और यहां पर उनके लिए क्या किए, उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिए। अब हुआ क्या, तो पूरा जो आरक्षण था उसमें आपने देखा कि 27% ओबीसी को मिलने लगा, 15% एससी को, 7.5% एसटी को, और 10% किसको मिलने लगा, ये मिलने लगा इकोनॉमिकल वीकर क्लास को, और इस तरह से 59.5% हो गया। तो अगर हम लोग कहें तो ओबीसी आरक्षण लागू कब हुआ है, 1990 में। 1990 में जो ओबीसी आरक्षण लागू हो रहा है वो किसकी सिफारिश पर हो रहा है, मंडल आयोग की सिफारिश पर। मंडल आयोग और किस नाम से जाना जाता है, द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर उस समय आरक्षण कितना था, तो उस समय आरक्षण जो था वो 49.5% था। क्यों, क्योंकि फिर 1991 में कौन आया, वीपी नरसिंह राव आ गए, और इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 10% ला करके और लाकर जोड़ दिया। इकोनॉमिकल वीकर क्लास उस समय कहा गया था, सेक्शन तो अब हो गया है, तो जो 10% और जोड़ दिया, इस वजह से क्या होगा, 59.5% हो गया। बात समझ में इतनी। अब हम लोग के सामने सवाल ये उठ रहा है कि ठीक है, 27% वाला तो क्लियर हो गया, 10% वाला भी क्लियर हो गया, ये प्रावधान कहां से आया, 15% एससी के लिए और प्लस जो 7.5% एसटी के लिए बात हम लोग करते हैं, इस आरक्षण की उपज कहां से हुई, इसका जन्म कहां से हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग आज अभी फिलहाल देखने चल रहे हैं एससी एसटी आरक्षण। और ध्यान रखिएगा ये नौकरी में आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्योंकि 16(4) पर चर्चा हो रही है हम लोग की। ठीक है, तो इसकी जो जड़ है वो क्या है, वो आजादी से पहले की है। आजादी से पहले, आजादी से पहले क्या हुआ, 16 अगस्त 1932 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सांप्रदायिक घोषणा कर दी। ये वही दौर है जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक सांप्रदायिक घोषणा कर दी, और उस सांप्रदायिक घोषणा में क्या किया, इन्होंने कहा कि भारत में दलित, अगले पे आते हैं, दलित, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, सिख, भारतीय, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन, इन सभी के लिए क्या किया इन्होंने, इन सभी के लिए इन्होंने अलग से निर्वाचित
क्षेत्र व निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी। मतलब ये सभी वर्गों के लिए क्या होगा, अब इनका क्षेत्र बढ़ जाएगा। जो सीट कह दिया गया कि एससी आरक्षित सीट है, तो वहां पर क्या होगा, ना केवल प्रतिनिधित्व के रूप में एससी होंगे, बल्कि वहां पे जो मतदान करने का अधिकार होगा वो भी केवल एससी को होगा। किसी क्षेत्र को भारतीय ईसाई के नाम से घोषित कर दे रहे हैं, तो वहां पर ना केवल प्रतिनिधि करने वाले ईसाई होंगे, बल्कि उनका मतदान करने वाले भी लोग होंगे। तो इस तरह से सोचिए होता क्या, जनसंख्या का केंद्र कहां होता, आप बताइए। जहां पर आपके वर्ग का प्रतिनिधित्व होता वही तो होता। मुस्लिमों का एक क्षेत्र बन जाता जहां पे पूरी मुस्लिम आबादी होती और उनका प्रतिनिधि करने वाला मुस्लिम होता। सिखों का एक क्षेत्र बन जाता जहां पर पूरी आबादी सिख की होती है, उनका प्रतिनिधि करने वाला सिख होता। और आप कल्पना करके देखिए कि अगर ऐसे सारे क्षेत्र बढ़ गए होते तो एक समय ऐसा आता कि चूंकि एक ही क्षेत्र पर एक समान जाति या धर्म के लोगों का क्या हो रहा है, केंद्रण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सभी भविष्य में अलगाववाद की नीति चाहते हैं। सभी कहते हैं हमको अलग करो, हमको अलग करो, हम अपना चाहते हैं, उनका आधार भी मजबूत हो जाता। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ये जो इनका एक जो आप कह सकते हैं प्रस्ताव आया था या घोषणा जो किया था इन्होंने, इसे कहते हैं फूट डालो और राज करो की घोषणा। इसी को कहते हैं सांप्रदायिक घोषणा। ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसमें सभी वर्ग का तो नहीं, लेकिन जो दलित वर्ग थे, इन दलित वर्ग को लेकर के क्या था, अंबेडकर जी इनका नेतृत्व कर रहे थे। और अंबेडकर जी ने क्या किया, इसको स्वीकार लिया। और फिर आपने देखा कि जब अंबेडकर जी ने स्वीकार लिया तो उस समय गांधी जी चूंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद वापस आ गए थे, जेल भी इस समय तक हो गई थी इनको, और इनको जेल में सूचना मिली। और जब जेल में सूचना मिली तो उस पश्चात क्या हुआ, फिर इन्होंने इसका विरोध किया, भूख हड़ताल किया। और अंततः जब उनकी सेहत काफी बिगड़ने लगी तो अंबेडकर जी को फिर क्या हुआ, थोड़ा सा झुकना पड़ा। और उनके साथ उन्होंने एक क्या किया, एक संधि किया। कौन सी संधि, उसी को कहते हैं पूना पैक्ट। कब हो रहा था, 24 सितंबर 1932। अब ये जब पूना पैक्ट हुआ तो इसके तहत जो है वो गांधी जी और कांग्रेस द्वारा अंबेडकर जी को ये आश्वासन दिया गया कि जब देश आजाद होगा तो देश की आजादी में जो दलित वर्ग होगा उनको आरक्षण का एक विशेष हिस्सा प्रदान किया जाएगा सरकारी नौकरी में। ठीक है। इसलिए यहां पर क्या हो रहा था, इसलिए यहां पर जो है ये जो 1932 का घटनाक्रम है, ये अच्छी बात थी कि सरकार ने, मतलब कांग्रेस उस समय हम कह ले, सरकार तो नहीं कह सकते, गांधी जी या मतलब कांग्रेस ने उस समय अंबेडकर जी को जो कमिटमेंट किया आजादी के बाद उसको क्या है, उसको पूर्णतः निभाए। और हुआ क्या, जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद क्या था, सरकारी नौकरी में क्या हुआ, एससी को 15% और एसटी को 7.5% का आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है। बहुत से बार मन में सवाल ये उठता है कि ज्यादा पिछड़े तो एसटी होते हैं, तो एससी को 15% क्यों और एसटी को 7.5% क्यों, आता है कि नहीं मन में सवाल। तो इस सवाल का भी समाधान समझ लीजिए आज, क्योंकि ये प्रतिशतता जो है जनसंख्या के आधार पर है। एसटी की जनसंख्या एससी की जनसंख्या की अपेक्षा आधी है, इसलिए उनके आरक्षण का भी प्रावधान क्या है, आधा है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पिछड़े ज्यादा जरूर हैं, लेकिन पिछड़े तो दोनों ही हैं, दोनों ही वंचित वर्ग में हैं। और ऐसे में क्या, उनको जो आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है ये उनकी जनसंख्या के आधार पर, ना कि उनके पिछड़ेपन के स्तर के आधार पर। ठीक है। और अब तो स्थिति बहुत सुधर गई है दोनों ही वर्गों की। ऐसा नहीं कि हम कहें कि समाज की मूल धारा में आकर के सभी लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन अगर आप कल्पना करके देखिए कि आज के समय में अगर यह स्थिति है तो सोचिए 1950 में क्या रहा होगा। तो 1950 की अगर तुलना में या सापेक्षता में बात करेंगे तो वर्तमान में तो आपको दिखाई देगा कि हाँ काफी क्या हो रहा है, उत्थान हुआ है। ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या, सरकारी नौकरी में ये आरक्षण तो मिल गया, लेकिन जब ये आरक्षण मिला, देखिए क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे होंगे, चीजों को लाकर मुझे बार बार लिंक करना पड़ रहा है, इसीलिए देखिए बड़ा पेचीदा मैटर है ये सारा, इतने ज्यादा मैटर इसमें निकल के आ रहे हैं, इतने ज्यादा प्रावधान निकल के आ रहे हैं कि थोड़ा सा इसको गंभीरता से समझने की जरूरत है। तो अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो मैंने आपको बताया था 15 क्लॉज
4 बताया था। और 15 क्लॉज 4 में क्या कहा जा रहा है? 15 क्लॉज 4 में कहा जा रहा है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, अर्थात SC, ST और OBC, इनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। लेकिन ये भी तो बताया था कि ये जो 15 क्लॉज 4 है ये प्रारंभ में था नहीं, इसको बाद में संविधान संशोधन ला करके जोड़ा गया है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर ये मूल संविधान में पहले से ही रहा होता तब तो इसकी व्यवस्था सीधे से इसे उठा कर रख देते, लेकिन प्रारंभ में ये था नहीं। तो हुआ क्या कि फिर एक केस हो गया चंपकम दोराई, ठीक है, वर्सेस भारत संघ, मुख्य रूप से मद्रास के था। ये क्या थी? चंपकम दोराई जो है ये क्या है? ये एक मद्रासी महिला थी, मद्रासी महिला थी। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक केस कर दिया और आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 का आधार बताते हुए कहा कि ये तो नागरिकों के बीच में क्या किया जा रहा है? विभेद किया जा रहा है। और जबकि आर्टिकल 14 क्या कहता है? वो समता का अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 14 अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो सोचिए, आर्टिकल 14 की जो वर्तमान में व्याख्या करके मैंने चीजें आपको बताया, और आज आपको लग रहा होगा कि मतलब ये कैसे नादानी की बात हो रही है। आर्टिकल 14 तो ये कहता है कि यहाँ सकारात्मक भेद आप कर ही सकते हैं, लेकिन उस समय तक भी तो इतनी व्याख्या नहीं ना हो पाई थी, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या तमाम प्रकार के अन्य स्तर पर समय समय पर जैसे मैटर बनता गया वैसे वैसे क्या उसको आभार दिया गया। तो हम लोग तो सारी चीजों के कंक्लूजन पे बैठे हुए हैं, इसलिए सारी चीजों की व्याख्या में हम लोग मूल आधार पे हैं। लेकिन 1950 में वही संविधान बना है, 1950 में ही केस हो जा रहा है। अब 1950 में ही 50-51 में जब केस चल रहा है तो तुरंत अभी संविधान की मतलब विस्तृत व्याख्या भी अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ? एक प्रारंभिक झलक में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कह दिया कि हाँ ये बात तो सही है। और क्या किया? आर्टिकल 14 में समता का जो सिद्धांत है, समानता का जो सिद्धांत है, उसका उल्लंघन बताते हुए फिर ये जो SC और ST को आरक्षण मिला था इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। SC ST आरक्षण समाप्त हो गया। अब जब समाप्त हो गया तो फिर क्या होगा? फिर 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ। और जब ये 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हो रहा है तब उसके बाद क्या हो रहा है? तब जाकर के फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो जब 15 क्लॉज 4 को जोड़ा गया तो क्या कहा गया? इसमें 15 क्लॉज 4 को जोड़कर इसमें कहा गया कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, और ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का आधार यहां बताकर क्या कहा गया कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC ST और OBC के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। यहां पर स्पेशलिस्ट टर्म का भी प्रयोग कर दिया गया, SC ST और OBC। अब इसी का आधार बनाकर क्या है? पुनः जो है वो SC ST आरक्षण को लागू करा दिया गया। अब तो संविधान में इस बात का उल्लेख कर दिया गया ना, संविधान ने शक्ति दे दिया कि आप क्या कर सकते हैं, SC ST और OBC के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। तो SC और ST का तो मैटर तुरंत आजादी के बाद ही सिमट गया, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का। और 53 आजादी के तुरंत बाद ये प्रथम राष्ट्रीय आयोग गठित कर दिया जा रहा है, लेकिन उसका जो रिपोर्ट आया उसको मंजूरी सरकार की तरफ से नहीं मिली थी। अंततः कानून बनाना, संविधान संशोधन करना, प्रावधान करना सब वो तो सरकार के ही हाथ में है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ? सरकार ने मंजूरी दिया नहीं और फिर आपने देखा ये लागू हो रहा है 1990 में। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो
दूसरा केस हो रहा है। अब उसका आधार क्या बन रहा है, तो उसका आधार देखिए क्या बना कि चूंकि 1990 में अब कौन आ गए, 1990 में ओबीसी आ गए, और ओबीसी के लिए क्या हो रहा है, ओबीसी के लिए 27% नौकरी में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। तो चलिए भाई एससी एसटी को मूल धारा से लाके जोड़ दिया गया, लंबे समय से व्यवस्था चल रही थी, किसी ने आपत्ति नहीं दिखाई। अब अचानक से ओबीसी के लिए और एक बड़ा आरक्षण का प्रावधान आ गया, ज्यादा जातियों का यहां पर केंद्र हो गया। तो ऐसे में फिर क्या हो गया, 1992 में इसके खिलाफ केस हो गया। अब जो इसके खिलाफ 1992 में केस हो रहा है वो केस कौन सा है, हाँ बहुत फेमस केस, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ। बहुत सरल शब्दों में बता रहे हैं, फिर से समझ लीजिएगा, नहीं बहुत खिचड़ी पकती है यहां पर। और ध्यान रखिएगा, दो केस हम लोग बात कर रहे हैं। एक हम लोग पहले बात करेंगे चमकम दोराई केस, उसका संबंध सीधा एससी एसटी के विरोध में है। और दूसरा हम लोग करने आ रहे हैं इंदिरा साहनी केस, इसका संबंध किससे है, ओबीसी आरक्षण से है। अगर आप ये बात पकड़ पाएंगे तो आपको इनके केस का जो सन है वो अपने आप दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि 90 में ओबीसी आ रहा है तो 92 में इंदिरा साहनी केस हो जा रहा है, और प्लस आजादी के तुरंत बाद एससी एसटी आरक्षण आ रहा है, तो 51 प्रथम संविधान संशोधन, और उसी समय में क्या आ रहा है, वो चमकम दोराई केस हो जा रहा है। ठीक है, 51 का ही। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं इंदिरा साहनी केस। तो इंदिरा साहनी, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ 1992। अब देखिए यहां पर आधार क्या था, तो आधार ये बताया गया कि ये जो ओबीसी आरक्षण है ये क्या है, ये नागरिकों में विभेद है। वही आर्टिकल 14 का हवाला देते हैं, चूंकि अभी बात तो आप समझ सकते हैं, अगर लोग विभेद की बात कर रहे हैं तो ये कहां से निकल के आ रहा है, एक तो 14 से निकल करके आ रहा है, और दूसरा 15 में भी कहा जा रहा है सरकारी नौकरी में क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरियों में विभेद नहीं कर सकते। क्लॉज 1, 16 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 2 कह रहा है कि नहीं कह रहा है। ठीक है, लेकिन आधार यहां पर 14 था। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय दिया उस निर्णय में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट कहा, ध्यान रखिए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को ही आधार बना के क्या कहा, विधि के समक्ष समानता व विधियों के समान संरक्षण, अर्थात विधि के समक्ष जो समानता दिया जा रहा है उसी समानता का संरक्षण आप समझ लीजिए। ठीक है, के आधार पर ये जो आरक्षण है ये क्या है, ये जायज है। क्या है, जायज है। इसका मतलब ओबीसी आरक्षण को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया, और ओबीसी आरक्षण को क्या दिया, मान्यता दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने तर्क पर बताया कि चूंकि ये जो आरक्षण का आधार बना है, सवाल तो यहां से भी उठेगा, जो आधार बना है वो क्या बना है, वो बना है जाति। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि वास्तव में जो आरक्षण के लिए जाति को यहां पर आधार बनाया गया है, भारत में निम्न जाति ही निम्न वर्ग है। और मैंने ये कई बार बताया है, जब वर्ग शब्द का प्रयोग होगा तो इसका मतलब क्या है, आर्थिक स्थिति से होता है। जैसे उच्च वर्ग की बात करें और निम्न वर्ग की बात करें तो आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, और जब उच्च जाति की बात करें, निम्न जाति की बात करते तो प्रत्यक्ष रूप से जाति पे चर्चा कर रहा है। तो यहां क्या बताया गया कि जो वास्तव में निम्न जाति है वही भारत में निम्न वर्ग है, क्योंकि लंबे समय से क्या है, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के तहत उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किया गया है। तो वो शोषण न केवल सामाजिक स्तर पर बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति पर भी किया है। इसलिए ये जो आधार है, ये आधार क्या है, जायज है। तो यहाँ पर ओबीसी आरक्षण को तो लाइसेंस मिल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या विषय कहे गए, तो ये बात तो एक ध्यान रखिए। ठीक है, कि इसके आधार पे क्या है, ओबीसी आरक्षण को सही बताया।
दूसरा और क्या कहा गया, दूसरा और यहां पर क्या बात कही गई, दूसरा आपने जो देखा था कि जो चूंकि 90 91 दोनों केस को ध्यान रखिए ना, 1990 और 1991, 90 में वीपी सिंह द्वारा ओबीसी आरक्षण लाया जा रहा है और 91 में क्या हो रहा है, 91 में क्या हो रहा है, 91 में पीवी नरसिंह राव द्वारा उसमें एक पूरर कॉन्सेप्ट लेकर के आया जा रहा है। पूरर कॉन्सेप्ट मतलब ओबीसी पूरर कॉन्सेप्ट, यानी ओबीसी में भी जो गरीब होगा उसी को आरक्षण मिलेगा। और दूसरा क्या लेके आए, ईडब्ल्यूसी लेकर के आए। ठीक है, अब आइए यहां पर देखते हैं। तो चूंकि दो मैटर तो यहां से भी निकल करके आए थे, 1990 का मैटर तो केवल ओबीसी आरक्षण से था, उसको लाइसेंस मिल गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ओबीसी पूरर कॉन्सेप्ट है, इस ओबीसी पूरर कॉन्सेप्ट को लेकर के सरकार जो है वो क्या कर सकती है, सरकार यानी संसद द्वारा एक कानून बना सकती है। कल्पना करके देखिए कि भाई अब ये तो कह दिया गया कि जो ओबीसी हैं उसमें एक पूरर कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि आप किसे जो है ओबीसी में भी पुअर मान रहे हैं और किसे उससे बाहर रख रहे हैं। कोई तो आधार बनाना पड़ेगा, तो वो आधार बनाने का अधिकार संसद को दे दिया गया कि आप कानून बना लीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज क्या कहे, दूसरा पॉइंट जो यहां से निकल करके आया था वो क्या था, ईडब्ल्यूसी इकोनॉमिकल वीकर क्लास। इसके तहत क्या कहे, ये जो इकोनॉमिकल वीकर क्लास है इसे रद्द कर दिए, यानी आर्थिक आधार पर जो आरक्षण का प्रावधान था उसे क्या किया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मानता नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा और क्या बात कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का जो प्रावधान है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन वर्तमान में 59.5% चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके आगे एक बात और भी कहा कि सामान्य स्थिति में जो आरक्षण का प्रावधान है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में इसे 50% से ज्यादा आरक्षित किया जा सकता है। अब दूसरी बात निकल के आई कि 50% से ज्यादा आरक्षण कब किया जाएगा, विशेष परिस्थिति कब होगी, तो यहां पर बताए कि 50% से ज्यादा आरक्षण माना जाएगा जब सरकार इस विशेष परिस्थिति को प्रमाणित करने में सफल हो जाती है। इसका मतलब जब सरकार किसी विशेष परिस्थिति को बताती है और उस विशेष परिस्थिति को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के या लोगों के बीच में संसद से कानून बन रहा है संतुष्ट करा ले जाए कि क्या है ये विशेष परिस्थिति, और अगर सभी लोग मानने को तैयार हैं तो ये आरक्षण क्या होगा, 50% से ज्यादा भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, ये दो पॉइंट निकल करके आए। इसके अलावा और क्या कहा गया, इसके अलावा कहा गया कि जो आरक्षण है, आरक्षण आगे इस पे भी हम लोग और चर्चा करेंगे लास्ट में, लेकिन फिलहाल यहां पर जो पॉइंट कहा जा रहा है उसको ध्यान रखिए। जो आरक्षण का मुद्दा है इसका न्यायिक पुनराविलोकन किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब आरक्षण का कोई भी मुद्दा कभी भी उठेगा तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर और क्या बताएं, और यहां पर बताएं कि एससी एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। अभी डरिए और थकिएगा नहीं, अभी आरक्षण का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी पदोन्नति का भी मुद्दा निकल करके आएगा। ठीक है, तो अभी उसमें एक और कॉन्सेप्ट चलेगा।
तो एससी और एसटी के लिए क्या है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। ये इंदिरा साहनी केस का था रिपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा और क्या कहे हैं, इसके अलावा कहे हैं कि भारत में समानता का जो आधार है वो समान अनुपातिक है, और समान अनुपातिक का आधार मतलब हो गया कि निर्बल को सबल बनाना, अर्थात सकारात्मक विभेद, ठीक है। अब फिर से आ जाइए, इंदिरा साहनी केस में क्या क्या हुआ। तो इंदिरा साहनी केस में पहला पॉइंट ये हुआ कि 27% आरक्षण को मंजूरी मिली, ओबीसी आरक्षण से कह रहे हैं। दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम हो गया 10% जो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल रहा था उसे नामंजूरी मिली। तीसरा काम क्या हुआ, तो तीसरे काम के तहत जो 50% आरक्षण है इससे ज्यादा नहीं कर सकते, किसी विशेष परिस्थिति में ही संभव है। और क्या कहें, यहां पर कहें कि जो आरक्षण है, आरक्षण इसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा क्या कहें, तो इसके अलावा कहें कि जो आरक्षण है उस आरक्षण में, यानी एससी और एसटी और ओबीसी के लिए भी, लेकिन मुख्य रूप से पदोन्नति में आरक्षण एससी एसटी के लिए चलता है, तो एससी एसटी के लिए जो आरक्षण है पदोन्नति में वो नहीं, ठीक है। इतनी बात यहां पर निकल करके आई थी, ठीक है। इसके अलावा एक बात और क्या यहां पर कहा गया था कि जो ओरल कॉन्सेप्ट है इसके लिए क्या है, राज्य अर्थात सरकार विधि द्वारा इसका निर्धारण करें कि पोरल कॉन्सेप्ट का आधार क्या होगा, ठीक है। अब इसी के तहत क्या हुआ, इसी के तहत फिर 1993 में, क्योंकि 92 का केस था, 1993 में क्या हो गया, एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम आया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम। और इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम के तहत क्या हुआ, अधिनियम है तो इसका मतलब क्या होगा, कानून होगा ना। तो इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत यह कहा गया कि ओबीसी में जिनकी भी आय 1 लाख रुपए वार्षिक है, 1 लाख रुपए वार्षिक है, वो सभी क्या होंगे, साधन तबके के माने जाएंगे। इसका मतलब क्या है, वो सभी लोग माने जाएंगे कि वो क्या हैं, वो इतने संपन्न है कि उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से कहें कि जिसका भी आय 1 लाख रुपए वार्षिक से कम था उन्हीं को ओबीसी में आरक्षण का हकदार माना गया, ठीक है। अब बात और आगे बढ़ी, अब जब बात और आगे बढ़ी, देखिए यहां पर यही प्रावधान आप देखते हैं। तो वर्तमान में क्या है, क्योंकि ये तो 1992-93 की बात चल रही है, तब 1 लाख रुपए था। अगर आज भी हम कहें कि 1 लाख रुपए ही आधार होगा, तब तो बहुत से ऐसे जो निम्न तबके के लोग हैं तो वंचित हो जाएंगे। इसलिए क्या हुआ, इसकी सीमा बढ़ा दी गई। और इसकी सीमा कितनी बढ़ा दी गई, इसकी सीमा बढ़ा दी गई 8 लाख। अब वर्तमान में क्या है, 8 लाख रुपए जो लोग वार्षिक कमाते हैं, उससे नीचे सभी लोग जो है वो क्या है, वो एक तरह से गरीब है, उनको आरक्षण का प्रावधान मिलेगा। 8 लाख रुपए वार्षिक का मतलब क्या हो गया, 8 लाख रुपए वार्षिक का मतलब क्या हो गया, ये महीने का कितना कमाते हो, अब ये तो आप ही लोग निकाल के बताएंगे। उठाइए कॉपी पेन, लगाइए गुड़ा भाग। नौकरी लगेगी तब टनाटन पैसा निकालना सीखेंगे, अभी कहाँ सीख पा रहे हैं आप लोग। तो लगभग एक लमसम बता दीजिए, लगभग मान लीजिए 65,000 करीब, मान लीजिए 65-67,000 करीब मान लीजिए, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर
1000 रुपए ये क्या जा रहा है आपका प्रति माह कमाने वाला गरीब में जा रहा है, क्योंकि 8 लाख इससे ऊपर जाएगा। तो छोटे शहर में तो उच्च मध्यम आय वाले भी क्या हैं, गरीब ही हैं, है कि नहीं है। बस इसी को आधार बना करके सरकार ने फिर क्या किया, एक नया पॉलिसी लेके आया कि जब ओबीसी में 8 लाख रुपए पाने वाले क्या हैं, गरीब हैं, उच्च वर्गों में 8 लाख पाने वाले गरीब क्यों नहीं है। और उसी पर फिर क्या हो रहा है, जो आपका वर्तमान का जो आप देख रहे हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उसके लिए भी आधार यही 8 लाख रुपए वार्षिक आय कर दिया गया। इसके साथ कुछ जमीन और संपत्ति का प्रावधान है, लेकिन मैं अभी उसको पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। अभी बस आपको बता रहा था कि आज के समय में 8 लाख रुपए ओबीसी के लिए आधार बना हुआ है, और यही आधार जो है वो आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए भी बना हुआ है। ठीक है, और इतनी बात समझ में आई। तो क्या क्या आप लोगों ने देखा आज, पहली चीज आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आर्टिकल 16 तो मान लेते कल से हम लोग रिवीजन किए ही थे, ठीक है, किस तरीके से SC ST आरक्षण आ रहा है। ठीक है, अब उस SC ST आरक्षण के बाद फिर क्या आ रहा है, SC ST आरक्षण के बाद क्या आ रहा है, फिर आपने देखा कि उसके खिलाफ एक केस आ रहा है, चमकम दोहराई केस हो गया। अब फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ओबीसी आरक्षण के बाद फिर इंदिरा साहनी केस हो गया। अब इंदिरा साहनी केस में क्या हो गया, तो इंदिरा साहनी केस में पदोन्नति में जो आरक्षण था उसको क्या किया गया, उसको मना कर दिया गया था। तो कल जब हम लोग क्लास करेंगे तो कल की क्लास हम लोग किस पे बात कर लेंगे, पदोन्नति में आरक्षण। शुरू आज भी कर सकते थे, लेकिन 10-15 मिनट पढ़ाएंगे तो खिचड़ी में ही रह जाएगी सारी बातें। एटलीस्ट यहाँ से पदोन्नति में आरक्षण उठाते हुए तब हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एनी डाउट, पूछना है किसी को? नहीं।